आपने बहुत बार ऐसा कुछ देखा होगा, जैसे हाल ही में इनकम टैक्स की फाइलिंग हुई और आपने भी किया होगा। तो आप बोलोगे इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या खास है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन जो यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाएगा। वैसे मैं आपका दोस्त श्रीमंत एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए। और एक बात, अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं कहाँ पर था? यस, मैं ये बोल रहा था कि आज ए कॉन्शियस सिटीजन आपने इनकम टैक्स तो फाइलिंग कर दी, लेकिन कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स के बहुत सारे रूल्स और सिस्टम्स के बारे में ना जानते हुए भी टैक्स फाइलिंग में बहुत ज़्यादा छेड़खानी की और ज्ञान बांटने की कोशिश की। नतीजा जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्टाइज ना होते हुए भी बहुत सारा छेड़खानी गलत बात है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना है कि टैक्स की डिटेल्स निकालने और फाइलिंग करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब बैठे हुए हैं। अगर आप लोग खुद ये चीज़ करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट जाएंगे कहाँ तेल लेने। ये सारी बातों को थोड़ा क्लियर कर दूँ एक स्टोरी के माध्यम से। बहुत दिन पहले की बात है, तब हमारे हिंदुस्तान में गुरुकुल आश्रम की परंपरा चल रहा था। चाहे राजा की बेटा क्यों ना हो, उसको गुरुकुल आश्रम जाके पढ़ाई करना पड़ता था। और यहाँ पे मैं ऐसे दो विद्यार्थियों के बारे में बोलने वाला हूँ जो अपने गुरुजी को बहुत ही प्यारे थे। ऐसे में उनका शिक्षा संपन्न हुई और जैसे गुरुकुल की रिवाज है, गुरुकुल में विद्या संपन्न होने के बाद विद्यार्थी या तो आश्रम में कुछ दिन और ठहर कर गुरु और आश्रम वासियों के साथ कुछ स्वतंत्र शिक्षा ले सकता है, या फिर अपने हिसाब से गुरुकुल में मिली शिक्षा को उपयोग करके और कुछ भी कर सकता है। फिर क्या हुआ होगा, मतलब उन दो विद्यार्थियों ने फिर क्या किया। इससे बीच 12 साल गुजर गया। एक दिन अचानक ये दोनों पुराने दोस्त नदी के किनारे मिल जाते हैं। इतने दिनों बाद मिलके दोनों दोस्त बेहद ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ औपचारिक बात होने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं इसके बारे में बातचीत होता है। क्योंकि शाम होने वाला होता है, दोनों नदी पार करके अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं या बेचैन होते हैं। तो पहला दोस्त बोलता है कि मैं इन 12 सालों में कठोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की और मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। और ये कह के वो तुरंत भरी हुई नदी के इस पार से उस पार चलने लगता है। ये देखकर दूसरा दोस्त और दूसरे उपस्थित लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर इतने में वो भरी नदी को मिनटों में इस पार से उस पार जाके फिर वापस आ जाता है। वो इस तरफ वापस आके अपने दोस्त से अपनी कारनामे की सबूत दे देता है और बोलता है कि देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने सिद्धि हासिल की, और जब तुम इतनी देर तक नाव का इंतजार कर रहे थे, मैं चुटकियों में नदी पार करके फिर वापस चला आया। ये सुनकर और देखकर दूसरा दोस्त खाली छोटा सा मुस्कुराहट देता है और बोलता है, क्या दोस्त, ये 12 साल तुमने कठोर तप की और सिर्फ एक आना बचाने के लिए। ये सुनकर पहला दोस्त हड़बड़ा जाता है और उसको 12 साल का तप और सिद्धि का अपमान होता देख बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं मित्र। इससे बीच नाव किनारे आके पहुंच जाता है और दूसरा दोस्त पहला दोस्त का हाथ पकड़कर नाव में चढ़ा देता है। दोनों नाव में बैठे हैं और नाव चल पड़ता है। जब दूसरा दोस्त पहला का हाथ पकड़ता होता है, तब उसके अंदर एक अजीब सा सिहरण खिल जाता है। उससे ऐसा अनुभव होता है कि कोई दिव्य मानव या फरिश्ता की स्पर्श उसको मिल रहा हो। वो जब सामान्य होता है तभी दूसरा दोस्त बोलता है, देखो मित्र, तुमने 12 साल गवा के सिर्फ एक आना बचाए हो। ये सुन के पहला दोस्त को बेहद ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में रख ये बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र, मैंने तो कठोर तप की और असाध्य साधन भी किया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको दिखाया। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, देखो मित्र, गुस्सा मत हो, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया।
तुम जिसको असाध्य साधन बोल रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए असाध्य साधन हो, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये नाव चलाने की पेट पर लात मारने जैसी बात है। जरा सोचो, तुम अपनी ज़िंदगी की जो अहम 12 साल इस पानी के ऊपर चलने का विद्या को हासिल करने के लिए बर्बाद कर दी, और नाव चलाने वाला को देने वाला एक आना बचत की। इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस नाव चलाने वाले की नुकसान जरूर हुआ। अगर ये विद्या हासिल करने की बजाय तुम मेरी तरह गांव-गांव जाके लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे ज़रूरत पर काम करते तो तुम्हें लोगों से दुआ, प्यार, आशीर्वाद, पैसा और ढेर सारी सुकून और शांति मिलता। तभी जाके तुम्हारा शिक्षा और जीवन सार्थक माना जाता। ये करने के बजाय तुमने जो विद्या हासिल की, इसमें खाली तुम्हारा एक आने का फ़ायदा हुआ और बाकी लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। ऐसे बातचीत में उनका नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाता है। किनारे पहुंचते ही पहला दोस्त को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर रो कर माफ़ी मांगता है। दोनों उस रात को दूसरे दोस्त के घर पर ठहरते हैं और अगले दिन ही पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त की गिरबान पकड़कर बहुत सारा शिक्षा लेता है और उसको अपनी ज़िंदगी के गुरु मानते हुए अपना बाकी जीवन लोगों के बीच अतिबाहित कर देता है। ये कहानी में इतना ही। इस कथन से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की काम में दखल देना ठीक नहीं है और चंद पैसों की बचत के लिए हमें एक्सपर्ट के एडवाइस ना लेके अपने आप अगर ये काम करेंगे तो बाद में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और ये हमारे लिए और हमारे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने आप को निखारिए, तराशिए और दूसरों को अपना सर्विस प्रोवाइड कीजिए। दूसरों की कामों में दखलंदाजी ना दें तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आप आपके। हो सके तो उनको हेल्प और कोऑपरेट कीजिए, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। खूब जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।